क्या कनाडा अब पहले जैसा वेलकमिंग देश नहीं रहा? क्या प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के आने के बाद इमिग्रेशन के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो कनाडा को अपना फ्यूचर डेस्टिनेशन मान रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क परमिट एप्लीकेंट हो या पीआर एस्पिरेंट। 2025 में नई सरकार के आने के साथ ही कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक शार्प शिफ्ट देखा जा रहा है। मार्क कार्नी की लीडरशिप प्रैग्मेटिक और परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रही है और इसका असर अब इमिग्रेशन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ स्टडी परमिट्स ही टारगेट नहीं किए जा रहे, बल्कि पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, जिसमें वर्क वीजा, PGWP, LMIA बेस्ड हायरिंग और यहाँ तक कि एक्सप्रेस एंट्री और PNP के रूल्स को भी नए तरीके से अलाइन किया जा रहा है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने की सोच रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप अब पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और इंटेंशनल अप्रोच अपनाएं। लो रैंकिंग कॉलेजेस, नॉन जॉब रेडी प्रोग्राम्स या सिर्फ PR के शॉर्टकट वाले ऑप्शंस अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। वर्क वीजा की बात करें तो अब सिर्फ जॉब ऑफर होना ही काफी नहीं है। आपकी स्किल डिमांड, एम्प्लॉयर क्रेडिबिलिटी और LMIA प्रोसेस का एक्यूरेसी पहले से कहीं ज्यादा स्क्रूटनी में है। PR प्रोसेस में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज, लोकल डिमांड मैच और टेम्पररी रेजिडेंट्स को प्रायोरिटी देना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पॉइंट्स नहीं, बल्कि आपका रियल कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल भी अब इवैल्यूएटेड किया जा रहा है। तो अगर आप कनाडा के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। हम आपको देंगे वो सारी इंसाइट्स जो आपके इमिग्रेशन प्लान को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए अंत तक जरूर देखें और खुद को अपडेटेड, इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि अब सिर्फ ड्रीम नहीं, स्ट्रैटेजी काम करेगी। कनाडा की इमेज हमेशा से एक ऐसी कंट्री की रही है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स को वार्मली वेलकम करती थी और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती थी ग्रो करने के लिए। लेकिन 2025 के फेडरल इलेक्शन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने लीडरशिप संभाली, तब से इमिग्रेशन को लेकर नेशनल नैरेटिव में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कार्नी की नई सरकार ने एक बोल्ड और स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन प्लान लॉन्च किया है, जो अब सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। इलेक्शन जीतने के कुछ ही दिनों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब कनाडा बिना स्ट्रैटेजी के बढ़ती हुई इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करेगा। अब फोकस अनकंट्रोल्ड इनटेक को रोकने पर है। इस पॉलिसी शिफ्ट के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कनाडा की हाउसिंग क्राइसिस। मेजर सिटीज में रेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग की अवेलेबिलिटी लगातार गिर रही है। इसके साथ ही पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन भी ओवरस्ट्रेच्ड हो चुके हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाया जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है। कार्नी का साफ कहना है कि अब इमिग्रेशन सिर्फ क्वांटिटी गेम नहीं रहना चाहिए। अब हर नया इमिग्रेंट, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्किल्ड वर्कर हो या फैमिली कैटेगरी में हो, उसे कनाडा की इकोनॉमी, जॉब मार्केट और सोसाइटी से अलाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमिग्रेशन पॉलिसीज अब मेरिट बेस्ड, टारगेटेड और डिमांड ड्रिवन होंगी। इस नई अप्रोच में लॉन्ग टर्म विजन तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इससे कई एप्लीकेंट्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब सिर्फ कनाडा पहुंचना ही गोल नहीं होगा, बल्कि वहां टिके रहने और इंटीग्रेट होने की स्ट्रैटेजी भी पहले से तय करनी होगी। यह नया मॉडल कहता है, यही नई सोच आने वाले इमिग्रेशन लैंडस्केप को रीडिफाइन कर रही है। सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल बदलाव जो मार्क कार्नी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, वह है इमिग्रेशन कैप्स, यानी अब कनाडा हर साल कितने लोगों को परमानेंट रेजिडेंट और टेम्पररी रेजिडेंट के रूप में एक्सेप्ट करेगा, इसकी एक क्लियर अपर लिमिट तय कर दी गई है। कार्नी ने अपने पहले ही महीने में ये साफ कर दिया कि अब इमिग्रेशन सिर्फ ओपन एंडेड प्रोसेस नहीं रहेगा। 2025 में केवल 395,000 लोगों को PR मिलेगा, जो कि पिछले सालों के मुकाबले एक नोटिसेबल रिडक्शन है। 2026 में ये लिमिट और घटकर 380,000 हो जाएगी और 2027 में इसे सिर्फ 365,000 तक सीमित कर दिया जाएगा। ये शिफ्ट इस बात का संकेत है कि कनाडा अब अपने इमिग्रेशन गोल्स को सिर्फ नंबर्स से नहीं,
बल्कि इकोनॉमिक अलाइनमेंट और सोशल बैलेंस से डिफाइन करेगा। पहले कनाडा हर साल 400,000 से भी ज्यादा PR अप्रूवल्स देता था और इसे एक ग्लोबल सक्सेस मॉडल की तरह देखा जाता था। लेकिन अब ये पूरी अप्रोच बदल रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि क्वांटिटी पर फोकस करने की वजह से हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर बैकलॉग और जॉब मार्केट मिसमैच जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। टेम्पररी रेजिडेंस की बात करें तो वहाँ भी अब एक टाइट कंट्रोल स्ट्रैटेजी शुरू हो चुकी है। अभी कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कुल पॉपुलेशन की 7.25% तक पहुंच चुकी है, जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर सीधा प्रेशर डाल रही है। कानी सरकार का टारगेट है कि इस फिगर को 2028 तक घटाकर 5% से नीचे लाया जाए। इसका मतलब बहुत साफ है, अब स्टूडेंट वीज़ास, वर्क परमिट्स और विजिटर वीज़ास सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा स्क्रूटनी और रिस्ट्रिक्शंस के तहत आएंगे। यूनिवर्सिटीज को अपनी इनटेक पॉलिसीज रिवाइज करनी होंगी, एम्प्लॉयर्स को LMIA और हायरिंग प्रोटोकॉल्स में टाइटर जस्टिफिकेशंस देने होंगे और एप्लीकेंट्स को हर स्टेप पर रियल कंट्रीब्यूशन और पर्पस प्रूव करना पड़ेगा। यह नया मॉडल इमिग्रेशन को सस्टेनेबल और बैलेंस्ड बनाना चाहता है, लेकिन इसका असर थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल एस्पिरेंट्स पर जरूर पड़ेगा, जो कनाडा को एक ओपन डोर कंट्री मानकर प्लानिंग कर रहे थे। अब जो भी प्लान कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रैटेजी, डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग तीनों को पहले से बेहतर करना होगा, क्योंकि जगह कम हो रही है और कंपटीशन पहले से ज्यादा इंटेंस होने वाला है। स्टडी परमिट्स के मामले में भी अब कनाडा में एक बड़ा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। पहले जहां स्टडी वीजा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड और रिलेटिवली एक्सेसिबल हुआ करता था, अब सरकार ने इसे प्रोविंस लेवल कंट्रोल में डालना शुरू कर दिया है। यानी अब हर प्रोविंस को अपना स्टडी परमिट कोटा खुद मैनेज करना होगा और इसे अपनी लोकल हाउसिंग कैपेसिटी, हेल्थ केयर एक्सेस और जॉब मार्केट अलाइनमेंट के हिसाब से बैलेंस करना होगा। इस बदलाव का मतलब ये है कि अब एप्लीकेशंस पर काफी ज्यादा स्क्रूटनी की जाएगी। आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लोआ की ऑथेंटिसिटी, आपके फाइनेंशियल प्रूफ की सस्टेनेबिलिटी और आपकी जेन्युइन इंटेंशन टू स्टडी, इन सभी क्राइटेरिया पर अब बहुत ही डिटेल में जांच की जाएगी। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको ये क्लियरली साबित करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन के उद्देश्य से आ रहे हैं, न कि सिर्फ PR शॉर्टकट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट PGWP प्रोग्राम में भी बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा है। पहले ये प्रोग्राम लगभग सभी एलिजिबल इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन था, लेकिन अब ये सिलेक्टिव होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें गवर्नमेंट ने वेटेड किया है या जो पब्लिक एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं, उन्हीं से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को PGWP मिलेगा। PGWP की ड्यूरेशन भी अब यूनिवर्सल नहीं रहेगी। पहले जहां प्रोग्राम की लेंथ के आधार पर ऑटोमेटिकली वर्क परमिट ड्यूरेशन तय हो जाता था, अब ये सिस्टम कनाडा के लेबर मार्केट की एक्चुअल नीड्स के आधार पर ऑपरेट करेगा। यानी अगर आपका कोर्स किसी हाई डिमांड ऑक्यूपेशन से जुड़ा है, तो PGWP की ड्यूरेशन लॉन्गर हो सकती है, लेकिन लो डिमांड या ओवरसैचुरेटेड फील्ड्स में इसका टेन्योर कम हो सकता है या PGWP मिलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। इससे ये साफ हो जाता है कि कनाडा अब एजुकेशन को इमिग्रेशन से अलग करके नहीं दिख रहा, बल्कि दोनों को टाइटली इंटीग्रेट कर रहा है। अब जो स्टूडेंट जेन्युइनली स्किल्ड हैं, जिनके पास डिमांड बेस्ड क्वालिफिकेशंस हैं और जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए डोर्स अभी भी खुले हैं, लेकिन सिस्टम में लूप होल्स के जरिए आने की कोशिश करने वालों के लिए रास्ते काफी मुश्किल हो चुके हैं। यह नया मॉडल हायर एजुकेशन को एक क्वालिटी ड्रिवन इमिग्रेशन पाथवे बना रहा है, जहां आपकी इंटेंट, क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी तीनों मिलकर आपके फ्यूचर को शेप करेंगे। स्टडी परमिट्स के मामले में भी अब कनाडा में एक बड़ा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। पहले जहां स्टडी वीजा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड और रिलेटिवली एक्सेसिबल हुआ करता था, अब सरकार ने इसे प्रोविंस लेवल कंट्रोल में डालना शुरू कर दिया है। यानी अब हर प्रोविंस को अपना स्टडी परमिट कोटा खुद मैनेज करना होगा और इसे अपनी लोकल हाउसिंग कैपेसिटी, हेल्थ केयर एक्सेस और जॉब मार्केट अलाइनमेंट के हिसाब से बैलेंस करना होगा।
इस बदलाव का मतलब ये है कि अब एप्लीकेशंस पर काफी ज्यादा स्क्रूटनी की जाएगी। आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लोआ की ऑथेंटिसिटी, आपके फाइनेंशियल प्रूफ की सस्टेनेबिलिटी और आपकी जेन्युइन इंटेंशन टू स्टडी, इन सभी क्राइटेरिया पर अब बहुत ही डिटेल में जांच की जाएगी। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको ये क्लियरली साबित करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन के उद्देश्य से आ रहे हैं, न कि सिर्फ पीआर शॉर्टकट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट (PGWP) प्रोग्राम में भी बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा है। पहले ये प्रोग्राम लगभग सभी एलिजिबल इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन था, लेकिन अब ये सिलेक्टिव होने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें गवर्नमेंट ने वेटेड किया है या जो पब्लिक एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं, उन्हीं से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को PGWP मिलेगा। PGWP की ड्यूरेशन भी अब यूनिवर्सल नहीं रहेगी। पहले जहां प्रोग्राम की लेंथ के आधार पर ऑटोमेटिकली वर्क परमिट ड्यूरेशन तय हो जाता था, अब ये सिस्टम कनाडा के लेबर मार्केट की एक्चुअल नीड्स के आधार पर ऑपरेट करेगा। यानी अगर आपका कोर्स किसी हाई डिमांड ऑक्यूपेशन से जुड़ा है, तो PGWP की ड्यूरेशन लॉन्गर हो सकती है, लेकिन लो डिमांड या ओवर सैचुरेटेड फील्ड्स में इसका टेन्योर कम हो सकता है या PGWP मिलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। इससे ये साफ हो जाता है कि कनाडा अब एजुकेशन को इमिग्रेशन से अलग करके नहीं देख रहा, बल्कि दोनों को टाइटली इंटीग्रेट कर रहा है। अब जो स्टूडेंट जेन्युइनली स्किल्ड हैं, जिनके पास डिमांड बेस्ड क्वालिफिकेशंस हैं और जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए डोर्स अभी भी खुले हैं। लेकिन सिस्टम में लूप होल्स के जरिए आने की कोशिश करने वालों के लिए रास्ते काफी मुश्किल हो चुके हैं। यह नया मॉडल हायर एजुकेशन को एक क्वालिटी ड्रिवन इमिग्रेशन पाथवे बना रहा है, जहां आपकी इंटेंट, क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी तीनों मिलकर आपके फ्यूचर को शेप करेंगे। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स को लेकर जो नया बदलाव आया है, वह हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा शॉक साबित हो सकता है। अब तक जो स्टूडेंट्स अपने स्पाउसेस को साथ लेकर कनाडा आ रहे थे और उन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क राइट्स मिल जाते थे, वो फैसिलिटी अब फेज आउट की जा रही है। इसका मतलब है कि स्पाउसेस को अब ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और कई फैमिली यूनिट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी मुश्किल हो सकती है। इस चेंज से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि कनाडा डिपेंडेंट माइग्रेशन को एक्टिवली डिस्कस कर रहा है। अब इमिग्रेशन का पूरा फोकस इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स पर है, यानी जो लोग खुद इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो स्किल बेस्ड कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और जो कनेडियन इकोनॉमी में इमीडिएट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंट्स जो डायरेक्ट वर्कफोर्स में नहीं आते, उनके लिए पाथवेज धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। वर्क वीजा रिफॉर्म्स की बात करें तो वहाँ भी अब एनवायरनमेंट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। एम्प्लॉयर्स जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं, उन्हें अब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) के जरिए और भी टफ स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा। LMIA प्रोसेस को और भी स्ट्रिंजेंट और डॉक्यूमेंटेशन हेवी बना दिया गया है। अब एम्प्लॉयर को क्लियरली प्रूव करना होगा कि उन्होंने कनेडियन सिटीजन्स को हायर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्वालिफाइड लोकल टैलेंट उपलब्ध नहीं था। लो वेज ऑक्यूपेशंस में फॉरेन वर्कर हायरिंग के लिए ऑप्शंस लगातार कम होते जा रहे हैं और ऐसे प्रोफाइल्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाई डिमांड सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, हिट, स्किल्ड ट्रेड्स में अब भी कुछ सिलेक्टिव फास्ट ट्रैक PR ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन वो भी सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए होंगे जो क्लियर लेबर शॉर्टेज को फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग टेम्पररी वीजा पर कनाडा में हैं, जैसे कि वर्क परमिट या पोस्ट स्टडी वर्क रूट पर, उनके लिए टेम्पररी से परमानेंट रेजिडेंसी का ट्रांजिशन अब सिर्फ सिलेक्टिव और फिल्टर्ड केसेस में ही पॉसिबल होगा। प्रीवियसली जहां ये ट्रांजिशन स्मूदर और ब्रॉडर था, अब उसमें मल्टीपल एलिजिबिलिटी चेक्स, रीजनल डिमांड फिल्टर्स और ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक असेसमेंट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। इस पूरी नई स्ट्रैटेजी का स्पष्ट संदेश है, कनाडा अब केवल स्किल्ड, जॉब रेडी और पॉलिसी अलाइंड इंडिविजुअल्स को ही इमिग्रेट करने देना चाहता है। डिपेंडेंट्स, लो स्किल्ड वर्कर्स और जनरलाइज्ड PR एस्पिरेंट्स के लिए रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं।
प्लानिंग अब सिर्फ ड्रीम के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी, स्किल अलाइनमेंट और इमिग्रेशन रेडीनेस पर करनी होगी। फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन अब कनाडा की नई इमिग्रेशन प्रायोरिटीज में प्रोमिनेंटली शामिल हो चुका है। गवर्नमेंट ने यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले सालों में फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेबेक को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि क्वेबेक के बाहर के प्रोविंसेस में भी लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैलेंस को प्रमोट करना है। मार्क कार्नी की सरकार का क्लियर टारगेट है कि 2025 तक 8.5% और 2029 तक 12% न्यूकमर्स फ्रेंच स्पीकिंग हो। यह एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे कनाडा अपने बाइलिंगुअल आइडेंटिटी को नेशनल लेवल पर और मजबूत करना चाहता है। इसके लिए खास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स में टारगेटेड रिक्रूटमेंट कैंपेन्स शुरू की जाएंगी ताकि टैलेंट पूल को डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस इनिशिएटिव का सीधा फायदा उन एप्लीकेंट्स को होगा जो फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स रखते हैं या एक्टिवली फ्रेंच सीख रहे हैं। अब तक यह एडवांटेज सिर्फ क्वेबेक तक लिमिटेड था, लेकिन अब एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNPs) में भी फ्रेंच प्रोफिशिएंसी को एक मेजर एडवांटेज बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप फ्रेंच जानते हैं तो आपको एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी प्रोफाइल कम्पिटिटिव एप्लीकेंट्स की भीड़ में स्टैंड आउट कर सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी पूरे कनाडा के लिए ओपन होगी, न कि सिर्फ क्वेबेक तक। अब बात करें ग्लोबल स्किल स्ट्रैटेजी की, जो पहले फास्ट ट्रैक वर्क परमिट्स के लिए काफी पॉपुलर थी। अब इस स्ट्रैटेजी को रिफॉर्म और मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि यह करंट मार्केट नीड्स के साथ अलाइन हो सके। इसके तहत डिजिटल प्रोसेसिंग बढ़ाया जाएगा और कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स को प्री क्लियरेंस दिया जाएगा ताकि हायरिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड और प्रेडिक्टेबल हो सके। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो इस स्ट्रैटेजी में होने जा रहा है वह है फॉरेन क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन का। अब तक ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर रहा है। क्वालिफाइड होने के बावजूद उन्हें कनेडियन जॉब मार्केट में एंट्री लेने के लिए लंबा लाइसेंचर प्रोसेस फेस करना पड़ता था, जिससे टैलेंट वेस्ट होता था और इमिग्रेंट्स फ्रस्ट्रेशन महसूस करते थे। कार्नी सरकार अब इस गैप को ब्रिज करने के लिए प्रोविंसेस, एम्प्लॉयर्स और लाइसेंसिंग बॉडीज के साथ मिलकर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट मॉडल बना रही है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्चुअल स्किल और एक्सपीरियंस आपके सर्टिफिकेशन से ज्यादा मायने रखेगा, जिससे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जल्दी वर्कफोर्स में इंटीग्रेट हो सकेंगे। ये सभी रिफॉर्म्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी को सही स्किल सेट्स मिले, इमिग्रेशन सिस्टम मोर एफिशिएंट बने और जो लोग वाकई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उन्हें बिना डिले अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। फ्रैंकोफोन सपोर्ट, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन और फास्ट ट्रैक स्किल्ड इमिग्रेशन, ये 3 पिलर्स मिलकर आने वाले वर्षों में कनाडा के इमिग्रेशन मॉडल को नया आकार देने वाले हैं। लेकिन इन सारे बदलावों के साथ कई रिपल इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। लैंग्वेज स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस में एप्लीकेशंस कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयर्स लेबर शॉर्टेज की शिकायत कर रहे हैं और फैमिलीज कंफ्यूज्ड हैं कि स्पॉन्सरशिप और रियूनिफिकेशन रूल्स अब कैसे काम करेंगे। प्रोविंसेस खुद फेडरल गवर्नमेंट्स नेगोशिएट कर रही हैं ताकि उनके रीजन स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस किया जा सके। कई प्रोविंसेस ने अपने PNP रूल्स को भी रीअलाइन करना शुरू कर दिया है ताकि फेडरल कैप्स के भीतर रहते हुए लोकल लेबर नीड्स को फुलफिल किया जा सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब अग्रेसिव रिक्रूटमेंट छोड़कर क्वालिटी बेस्ड इनटेक मॉडल पर फोकस कर रही हैं। स्टूडेंट्स को प्री अराइवल सपोर्ट, अकोमोडेशन प्लानिंग और एकेडमिक अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा ऑडिट करेगी और फ्रॉड एजेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वीजा कंडीशंस की मॉनिटरिंग और कंप्लायंस चेक्स अब रूटीन प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब बात साफ है कि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी बंद नहीं हुई है, बल्कि उसे फाइन ट्यून किया जा रहा है। कंट्री अब वही एप्लीकेंट्स लेना चाहती है जो उसके इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज के साथ मैच करते हों। स्टडी वीजा या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब ज्यादा प्लानिंग करनी होगी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी होगी और हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना होगा। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, फाइनेंशियल क्लैरिटी और रियल इंटेंशन,
अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बन चुके हैं। जो लोग जेन्युइन हैं और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की रियलिस्टिक प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता अब भी खुला है, लेकिन पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। आने वाले सालों में ये पॉलिसीज डिफाइन करेगी कि कौन कनाडा आ पाएगा और कौन नहीं। सक्सेस उसी का होगा जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी, राइट टाइमिंग और अपडेटेड नॉलेज के साथ अप्लाई करेगा। ये एक नया दौर है।